तो दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल सर विवेक राम चौधरी जी, उन्होंने 20वें मेजर जनरल समीर सिन्हा मेमोरियल हाउस में जो कुछ भी व्याख्यान दिया उसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में एक डिटेल वीडियो दी। किस तरह से उन्होंने भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को प्रस्तुत किया, कितने तेजस चाहिए, कितने तेजस मार्क 2 चाहिए, कितने एमका, कितने MRFA प्रोग्राम में फाइटर जेट चाहिए, या फिर S-400 की किस तरह से उपयोगिता होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने विस्तृत बताई। कहने का मतलब भारतीय वायुसेना को जो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए फ्यूचर प्लान है उसके बारे में उन्होंने खुलकर चर्चा की। लेकिन आप लोग नोटिस कर रहे होंगे पिछले 2-3 सप्ताह से एक चीज काफी घूम रही है, एक खबर ऐसी ही जिसको लेकर काफी हलचल मच गई भारत में। इस तरह की खबरें पहले भारत में सुनने के लिए नहीं मिलती थी, और वो थी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को लेकर। यानी भारत की जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन करती है, उनकी यूजर है, उसके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि उन्हें बम वर्षक विमान चाहिए, यानी बॉम्बर्स चाहिए, ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए। और इस बात को बताया गया था भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ अरूप रिहा सर ने। उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को एक स्क्वाड्रन न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने के लिए बॉम्बर्स चाहिए। इसके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने 40 की संख्या में Su-30 MKI की डिमांड की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें एक स्वतंत्र रूप से स्क्वाड्रन दे दीजिए, एक फाइटर जेट का बेड़ा दे दीजिए जिसका इस्तेमाल केवल हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करेगी, और इससे न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के लिए जो भी उपयोग होगा वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही विमानों की काफी कमी थी, इस वजह से उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की गई। अभी अगर बात की जाए भारत की न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए एयर के माध्यम से, तो हमारे पास जैगुआर फाइटर है और साथ ही MiG-27 है। लेकिन MiG-27 इसी साल से रिटायर हो रहे हैं, और मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया था कि जो जैगुआर फाइटर जेट है उन्हें भी 2030 से 35 के बीच में रिटायर कर दिया जाएगा पूरी तरह से। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं बचेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि इसी कमी को पूरा करने के लिए लीज पर रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स लिए जा सकते हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना रशिया से संपर्क में भी है और उनसे बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल VR चौधरी सर ने इस बात को और इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई चर्चा रशिया से Tu-160 बॉम्बर के लिए नहीं की जा रही है। जी हाँ, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हम लोग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त फंड अवेलेबल भी नहीं है। यानी इसे खरीदने के बाद जब इसका संचालन किया जाएगा तो पर आवर जो इसकी फ्लाइट कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इन सब के लिए भारतीय वायुसेना के पास बजट है ही नहीं। और वैसे भी अगर बात की जाए Tu-160 की, तो उन्होंने ये कहा कि ये 60s के ज़माने में डिज़ाइन किए हुए हैं, और ये उस समय ज़्यादा प्रचलन में थे जिस समय कोई ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देशों के पास नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत है। आज Tu-160 के पास अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ ऑब्वियसली हमारी एडवर्सरीज हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करने वाली है। खासकर चाइना की बात की जाए तो वो तो अपना S-400 इस्तेमाल करेगी इसके खिलाफ। तो चूंकि Tu-160 के पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं है, यानी वो किसी भी तरह की स्टेल्थ प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखता है, तो इस तरह की चीज़ों के बाद उसका बचना नामुमकिन है, और बेवजह भारत को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। किसी युद्ध की परिस्थिति में अगर हमारा एडवर्सरी हमारे बॉम्बर को मार गिराए तो ये हमारे लिए भी मोरली काफ़ी ख़राब चीज़ हो सकती है। हमारी सेनाओं का मोरल डाउन हो जाएगा इससे, क्योंकि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का आपके दुश्मन द्वारा शूट डाउन कर देना ये बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। तो कहने का मतलब Tu-160 खरीद लेना भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बजाय VR चौधरी सर ने ये कहा कि हम लोग लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं कि DRDO अलग अलग प्रकार की लगभग सभी तरह की रेंज में मिसाइलें तैयार कर रहा है जिनसे आप बड़ी आसानी से न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह की मिसाइलें हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें बीच में रोक भी नहीं सकते। तो बॉम्बर की तुलना में ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग मिसाइलों का ही डेवलपमेंट और निर्माण करें ताकि ये काम काफ़ी आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो उन्होंने कही कि Tu-160 के पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं है, यानी वो स्टेल्थ नहीं है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब उन्होंने यहाँ पर एक इंडिकेशन ये ज़रूर दिया है कि भारतीय फोर्सेस को बॉम्बर्स तो चाहिए, लेकिन एक ऐसा चाहिए जो कि स्टेल्थ हो, जो अपनी रक्षा एयर डिफेंस सिस्टम से कर पाए। तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय में हम लोग अगर बॉम्बर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली वो एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा। लेकिन अभी इस बात पर भी संशय बना हुआ है कि इस तरह का स्टेल्थ बॉम्बर क्या हम लोग दूसरे देशों से खरीदेंगे, क्या रशिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले पाकदा को खरीदेंगे, या फिर रशिया से उसके B-2 बॉम्बर या B-21 बॉम्बर को खरीदना चाहेंगे, या फिर DRDO एक नए सिरे से हमारा खुद का इंडिजीनस स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की कोशिश करेगा। इन सब के ऊपर संशय अभी बाकी है और इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। वैसे मेरे हिसाब से अच्छा ये होगा कि हम लोग खुद ही हमारा एक बॉम्बर्स का बेड़ा जो कि स्टेल्थ हो खुद डेवलप करें। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।